Hello everyone. Hello. हेलो, आप सभी को ऑडियो सुन रही है? एक बार मेरे को प्लीज बता दीजिए इतना। हेलो, हेलो एवरीवन। ऑडियो आ रही है आप सभी के पास? प्लीज एक बार बता दीजिए आप। यस मैम। ऑडियो आ रही है सभी को? प्लीज इतना बता दीजिए एक बार, फिर शुरू करते हैं। आ रही है मैम। ओके 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 फाइन। यस। 5 मिनट वेट करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। आप सभी ने जो 2 वीडियोस मैंने आपको दी थी वो कंप्लीट कर लिया वर्क?
हेलो, चलो स्टार्ट करें लेक्चर। एवरीवन रेडी? यस मैम। ओके, ऑडियो क्लियर है सभी को? प्लीज एक बार बता दीजिए। यस मैम। वीडियो दिख रही है आपको? ये स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी। ओके, तो इन दिस टॉपिक जो मैंने आज लिया है, मैंने एक ऑर्गेनिक का पार्ट उठाया है क्योंकि बहुत बच्चों की ये क्वेरी थी कि ऑर्गेनिक का भी एक चैप्टर पढ़ के देखना है आपसे। तो हमने आज एक टॉपिक उठाया है छोटा सा, तो वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जो टर्म्स जरूरी होती हैं उसका हमने एक छोटा सा लिस्ट बनाया है, एंड वी आर गोइंग टू डू दैट बेसिक थिंग्स। ठीक है जी। चलो देखो, सबसे पहले एक छोटी सी बेसिक आपको स्टोरी बता देती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो होती क्या है। क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? एनीवन प्लीज टेल मी। मैम वो स्टडी हाइड्रोकार्बन यस, जिसमें मेनली। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। देखिए एक चीज, जब सबसे पहले जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो एक बर्जीलियस साइंटिस्ट था, बर्जीलियस। ठीक है, तो उसने ये बताया कि उसके अकॉर्डिंग दो चीजें थी। उसने ये बोल दिया कि एक तो होती है नॉन लिविंग चीज, एक होती है लिविंग थिंग्स। बर्जीलियस ने बताया इन 1807, बहुत पहले ये काम शुरू हो चुका था। ही क्लासिफाइड द एटम्स इनटू टू कैटेगरीज, लिविंग एंड नॉन लिविंग, राइट। और उसने ये बताया कि जितने भी हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, जो कंपाउंड्स आप पढ़ते हो, वो आपके नेचुरल सोर्सेज से आपको मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? नेचुरल सोर्सेज थे। ठीक है, तो ये वाली थ्योरी जो उसने बनाई कि जितने भी नेचुरली अवेलेबल कंपाउंड्स हैं या कोई चीज है आपसे, वहां से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं और उसको आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते, नेचर में ही आपको मिलते हैं वो। बट बर्जीलियस का एक स्टूडेंट था जो उसके साथ पीएचडी कर रहा था, एंड दैट नेम इज वोहलर। क्या नेम है? वोहलर। वोहलर उसका पीएचडी स्टूडेंट था। जब उसके पास वो काम करने के लिए आया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, पहले इनका काम था नेचुरल कंपाउंड्स पे काम करना जो नेचर में मिलते थे, पर वोहलर ने क्या किया, एक काम किया, अपने लैब में शुरू कर दिया और उसने अमोनियम साइनेट लिया, अमोनियम साइनेट, और अमोनियम साइनेट्स ने उससे यूरिया सिंथेसाइज कर लिया लैब में, जिससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो बर्जीलियस ने थ्योरी दी थी कि जो लिविंग नॉन लिविंग वाला कंसेप्ट था या नेचर में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, वो गलत है। ठीक है, क्योंकि लैब में उसने सिंथेसाइज किया था यूरिया, तो वो थ्योरी फेल हो गई बर्जीलियस की, और वोहलर ने एक नया कंसेप्ट दिया कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कर सकते हो, लैब में सिंथेसाइज कर सकते हो, लैब में सिंथेसिस कर सकते हो। और वो कंपाउंड जिनके बीच में कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलोगे आप? हाइड्रोकार्बन। और जब भी आप ऐसे सिंथेसाइज करके उनकी स्टडी करोगे कार्बन वाले कंपाउंड्स की, तो उसको इन्होंने बोल दिया कि दैट ब्रांच इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। दैट ब्रांच इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाई वी आर गोइंग टू टेक कार्बन? कार्बन क्यों लेते हैं? सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम आपने पढ़नी है तो कार्बन की ही स्टडी करते हो आप मेनली। क्यों? कार्बन कैटिनेशन शो करती है। यस, बिकॉज इट इज अवेलेबल इन नेचर इन हाई अमाउंट। 99% आपको नेचर में इसका आइसोटोप मिल जाएगा, C12 है जो।
ठीक है, और ये इसके पास एक प्रॉपर्टी है बड़ी अच्छी विच इज कैटेनेशन, और कैटेनेशन की वजह से ये एक दूसरे कार्बन के साथ अटैच करके बड़ी लंबी सारी चेन्स बनाता रहता है और न्यू कंपाउंड्स को बनाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली जो है दैट इज स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो जहां पे भी कार्बन कार्बन अटैच होते जाएंगे, ठीक है, तो वो हम जो है जो कंपाउंड जैसे अल्केन बन गया, एल्कीन बन गई, अल्काइंस बन गए, तो दैट आर ऑल आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? यस मैम। चलो अब हम शुरू करेंगे कि रिएक्शंस क्या होती हैं। क्या होती है रिएक्शन? अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए तो वो होता है कि अगर आप मान लो कि मैंने ए ले लिया प्लस साथ में बी ले लिया, और वो मेरे पास दोनों ये वाले कंपाउंड दे रहे हैं ए बी। Initially, I have two reactants A and B, and they are going to give me a new product that is AB. Okay? How this happen? The bond between A and A is broken, B and B is broken, and a new bond between A and B is synthesized. So this process is known as reaction, in which old bonds are broken and new bonds are formed. ठीक है? क्लियर है? ओके। कल हमने पढ़ा था कि जब भी केमिकल स्पीसीज में एक अट्रैक्शन होती है, जैसे आपकी फैमिली के साथ है, आपके फ्रेंड्स की आपकी इंटरेक्शन है, वैसे ही जब केमिकल स्पीसीज एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करती हैं या अट्रैक्शन शो करती हैं या एक दूसरे की विसिनिटी में आती हैं, तो क्या होता है, वो स्टेबल होने के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं, और वो स्टेबिलिटी जो उनको प्रोवाइड करती है, ठीक है, उससे क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। वहां से भी आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास जो एरो के इस साइड में मैंने लिखे हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स। इस साइड जो मैंने लिखे हैं दैट इज प्रोडक्ट। अब जो रिएक्टेंट्स हैं आपके पास, दे आर ऑफ टू टाइप्स। बहुत जगह पे आपने जो बुक्स देखते हो, ठीक है, शायद कई बच्चों को ये पता भी नहीं होगा, अब देखना ये नई चीज होगी बहुत बच्चों के लिए। जो रिएक्टेंट है इट इज ऑफ टू टाइप, it may be act as substrate or it may act as reagent। ठीक है, सीधा आप पढ़ लेते हो बुक में से कि दिस इज रेक्टेंट। रेक्टेंट भी आगे दो टाइप के हैं कि ये सबस्ट्रेट भी हो सकता है, ये रिएजेंट भी हो सकता है। अगर तो कोई रिएक्शन में मान लो कि कोई हमारे पास कंपाउंड है और उसने क्या किया, सी द डेफिनेशन देख लो एक बार। सबस्ट्रेट इज द रेक्टेंट which occupies carbon to the new bond। जो चीज प्रोडक्ट में कार्बन देगी, ठीक है, ऐसी चीज जो रेक्टेंट आप ले रहे हो उसमें से कोई एक ऐसी स्पीसीज जो नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगी, उसको तो आपने बोल देना है सबस्ट्रेट। ठीक है, मान लो ए ले लिया मैंने, बी ले लिया, ठीक है, करेक्शन आप कोई भी ले लो जिसमें आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, सबस्ट्रेट। और दूसरी स्पीसीज जो बच गई, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बना रही, सिर्फ रिएक्शन करवा रही है, दैट इज रिएजेंट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस दोबारा फिर सुनो कि जो स्पीसीज कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगी दैट इज सबस्ट्रेट, एंड अनदर स्पीसीज विच इज गोइंग टू कंडक्ट द रिएक्शन इट इज रिएजेंट। ठीक है, अगर मान लो कि दोनों ही स्पीसीज कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाती हैं तो क्या होगा, तब हमारे पास एक आर्बिट्री केस आ जाता है कि ये चॉइस हो जाती है कि वो किसके साथ बाइंड करेगा, पावर किसकी ज्यादा है। जैसे रस्साकसी होता है, दो टीम्स हैं, इधर एक टीम लगा दी उधर एक टीम लगा दी, जो रस्सा जल्दी खींच लेगा वो विनिंग हो गया। तो सेम वे में अगर दोनों स्पीसीज के पास पावर है कि मैं तेरे के साथ बॉन्ड बना लूंगा, कार्बन कार्बन चेन बना सकता हूं तेरे साथ, तो वो विन कौन करेगा, विन वो करेगा जिसकी पावर ज्यादा होगी उसके साथ अटैच होने की। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा दैट इज सबस्ट्रेट, एंड द अनदर स्पीसीज व्हिच इज जस्ट गोइंग टू कंडक्ट द रिएक्शन दैट इज रिएजेंट। चलो अब आ गया हमारे पास कि जो फोर्स है जो एटम्स को क्लोज लेके आता है, द फोर्स। अब देखो एक मिनट, दिस इज रेक्टेंट, मैंने ये दो स्पीसीज यहां पे लिखी हैं ए बी एंड एक्स वाई।
सपोज करो मेरे पास इन दोनों की रिएक्शन से आई एम गेटिंग AX एंड BY, AX एंड BY। इन दिस ओल्ड बॉन्ड्स हैं जो वो ब्रेक कर गए और वो न्यू प्रोडक्ट्स हमारे पास बन गए। ठीक है, दिस इज ओल्ड बॉन्ड्स एंड दिस इज न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। द फोर्स विच हेल्ड्स द एटम टुगेदर, ये हमने कल भी पढ़ा था कि ऐसी अट्रैक्शन जो केमिकल स्पीसीज को बाइंड करके रखती है ताकि वो स्टेबल हो जाएं, दैट फोर्स इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। कल हमने पढ़ा था इसको अच्छे से। ठीक है, क्लियर है यहां तक? Yes, ma'am. ओके आगे हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट Yes, ma'am. ओके केमिस्ट्री जो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक जितनी भी, वो बेसिकली 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है मेनली। और भी फैक्टर्स होते हैं पर सिंपली हर जगह ये 4 फैक्टर्स तो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। फर्स्ट वन इज बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज की बॉन्ड कैसे टूटता है, जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, एक्स एंड वाई बॉन्ड गेट्स ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। हाउ दिस हैपेंस? तो दिस इज बॉन्ड क्लीवेज। सेकेंड फैक्टर इज अटैकिंग रिएजेंट, कि कौन रिएक्शन में अटैक करेगा, नए प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, बेसिकली इट इज अ मैकेनिज्म। थर्ड है रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मींस रिएक्शन के बीच में, इंटरमीडिएट मींस बीच में जो बनता है, वो बीच में क्या बन सकता है? कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, उसके बाद फ्री रेडिकल, और क्या बन सकता है? नाइट्रीन, Carbene. यस। तो 5 या 6 तरह के जितने भी हमारे इंटरमीडिएट्स है, ठीक है, तो वो सारे इसमें आएंगे। एंड फोर्थ वन इज द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें शायद आप लोग थोड़ा बहुत याद हो, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट, Resonance effect. हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, तो ये सारे बेसिक चीजें चलेंगी। ठीक है, तो वी कैन टेक वन बाय वन ऑफ दीज फैक्टर्स। चलिए आगे। चलो फर्स्ट फैक्टर जो था दैट इज बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, कि जो बॉन्ड मैंने आपको 3-4 बार रिएक्शन ये लिख के दे दी कि ए और बी है, जैसे ये बॉन्ड टूट गया और नए प्रोडक्ट बन गए, हाउ दे आर गोइंग टू बी फॉर्म, प्रोडक्ट नया कैसे बनता है, बॉन्ड क्लीवेज कैसे होती है। ये अपनी मर्जी से ही हमने बीच में लाइन लगा दी कि बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, ठीक है, नो, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। और वो कैसे चलता है अब देखो। बॉन्ड क्लीवेज आपके पास 2 टाइप की हो सकती है। कितने टाइप की? 2 टाइप्स की। फर्स्ट वन इज हेट्रोलिटिक क्लीवेज एंड सेकंड इज होमोलिटिक क्लीवेज। फर्स्ट वन इज हेट्रोलिटिक क्लीवेज एंड सेकंड इज होमोलिटिक क्लीवेज। क्लीवेज की जगह बहुत बुक्स में फिजन भी लिखा हो सकता है, वन एंड द सेम थिंग, दोनों चीजें सेम है। अब हेट्रो, हेट्रो मीन्स जो चीज, क्या होगा हेट्रो? होमो तो मतलब सेम है जो चीज, नेम से पता चल रहा है, एज द नेम इंडिकेट होमो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स समथिंग डिफरेंट। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जहां कार्बन के साथ चलता चलता रिंग में, मान लो बेंजीन रिंग है, वहां पे एक मैंने नाइट्रोजन ऐड कर दिया, ठीक है, जैसे उसमें से क्या बनेगा? प्रिमिडीन बन गया, पिरिडीन बन गया, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, जब भी कार्बन के साथ कोई डिफरेंट एटम हमारे पास कंपाउंड में आ जाएगा, जैसे ऑर्गेनिक में जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, वो चीजें आने लग गई, तो दैट इज नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। आप देखो, मान लो मैंने आपके पास एक एटम ले लिया हेट्रोलिटिक क्लीवेज में, जैसे HCl लिखा मैंने, ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट HCl। यहां पे मैंने बॉन्ड की ब्रेकेज करनी है। ठीक है, 2 तरीके से बॉन्ड की ब्रेकेज हो सकती है। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट 2 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, एक तो मैंने बीच में लाइन लगा दी, मैंने कल बताया था कि एक लाइन है, एक बॉन्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2 electron. True. ठीक है, हर बार एक लाइन में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना है, ठीक है, जिसको ये चीज नहीं ध्यान, तो ये पक्का बिठा लो कि हर बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आपने बाकी एटम्स की वैलेंसी को ठीक रखना है। अगर मैंने इसके बीच में लाइन लगा दी, बीच में मींस दोनों एटम्स की लाइंस को काट दिया, तो एक इसके पास रह गया
और एक इसके पास रह गया। ओके, नाउ लुक एट बोथ ऑफ दीज, बोथ ऑफ हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों की कंडीशन सेम है, तो इट इज होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। अगर हमारे पास दोनों स्पीसीज के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाए बॉन्ड को तोड़ने के बाद, इट इज होमोलिटिक। होमो मीन्स सेम, सेम मीन्स दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, राइट? समझ आ रहा है सभी को? यस मैम। ओके, तो अगर सेकंड कंडीशन, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, अब जैसे रस्साकसी का जो है मैच होता है, रस्सी खींचते हैं जिसके पास पावर ज्यादा हो, अब दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। अगर क्लोरीन कहे कि ठीक है मेरे पास पावर ज्यादा है, मैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले जाता हूं, तो हाइड्रोजन बेचारे के पास क्या है? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, दोनों इसने अपने अपने हिस्से का भी इसको दे दिया, लॉस कर दिया। लॉस से क्या चार्ज आया? पॉजिटिव। एंड नेगेटिव चार्ज कब आता है? व्हेन एवर देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? तो गेन से नेगेटिव चार्ज आ गया, लॉस से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो दिस इज अ सेकंड कंडीशन। अब दोनों के पास सेम कंडीशन है, दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन तो नहीं आए, सेम नहीं है तो होमो वाली तो कंडीशन है ही नहीं, तो ये क्या केस बना? हेट्रोलिटिक क्लीवेज, राइट? तो एक चीज यहां से श्योर है जो आपने याद रखनी है कि होमो में से हमेशा इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन बना स्पीसीज के ऊपर, दे आर फ्री रेडिकल्स। जहां तो दो इलेक्ट्रॉन आ गए वहां तो बॉन्ड ही बन जाना है, जहां स्पीसीज के ऊपर सिर्फ एक सिंगल डॉट लगा हो, इट मींस फ्री रेडिकल स्पीसीज है। वो क्या है? फ्री रेडिकल। क्लियर? यस मैम। ओके, सेकेंड केस जो है HCl का, इसमें मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव शो कर दिया। इट मींस जिसके पास पावर है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, या जो भी फैक्टर होगा, वो दूसरे को धक्का मार के दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, तो यहाँ पे बना कैटायन एंड एनायन। तो ऑलवेज कैटायन एंड एनायंस आर प्रोड्यूस्ड इन हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रो में क्या बनता है? कैटायन एंड एनायन। तो दिस इज द बेसिक थिंग जो आपको ऑर्गेनिक के जितने भी मैकेनिज्म है समझने के लिए जरूरी है, कि होमो में से हमेशा फ्री रेडिकल निकलेंगे, और हेट्रोलिटिक में ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन एनायन बनते हैं। ठीक है, नेम से याद रख लो, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ठीक है, ओके मैम। अब एक डेफिनेशन इसकी सुनो, देखो कि क्या आएगा आगे। हेट्रोलिटिक क्लीवेज, द क्लीवेज इन विच अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल तो अपने आप ही होगी क्योंकि नेम ही बता रहा है कि हेट्रो सेम नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस ड्यूरिंग द बॉन्ड क्लीवेज। तो बॉन्ड के टूटने पे अगर अनइक्वल इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बने, तो उसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। एंड इट इज आल्सो नोन एज आयनिक क्लीवेज, and it is also known as heterolytical cleavage। ठीक है, क्लियर? आयनिक क्लीवेज क्यों बोला? बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव अस आयंस। तो दिस इज ऑल अबाउट हेट्रोलिटिक क्लीवेज। और एक चीज आपने याद रखना है, जब भी आपके पास, हमारे पास ये आता है कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज, इसमें आपके पास कौन से सॉल्वेंट हैं जो इसको फेवर करेंगे? ये आप खुद बताओ, कल हमने पढ़ा था। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में हमारे पास कैटायन और एनायन बन रहे हैं। अब मेरे को ये बता दो कि इसमें कौन से सॉल्वेंट डालें कि ये चीज और भी एनहांस हो जाए? पोलर डालें या नॉन पोलर डालें? बताओ। पोलर। पोलर, वेरी गुड, क्योंकि पोलर पे पोलर। खुद पे चार्ज होता है। पोलर। यस, क्योंकि पोलर पे खुद पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अगर वहां पे चार्ज होगा तो ये कैटायन एनायन को जो है इजीली लेके और रिएक्शंस कर देंगे आगे। तो पोलर अगर आप डालोगे तो इट एनहांसेस द हेट्रोलिटिक क्लीवेज।
फटाफट रिएक्शन हो जाएगी। NaCl डाला आपने, अब एक के पास Na पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव आना चाहिए, साथ में AgNO3 ऐड कर दिया, फटाफट रिएक्शन हो जाएगी, 1 मिनट में क्रिस्टल आ जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वो पोलर है, ठीक है, रिएक्शन ही तभी होनी है। चलो जी, नेक्स्ट इज होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक मैंने आपको बता दिया था, एज द नेम इंडिकेट, व्हेन एवर देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, फ्री रेडिकल बनेंगे, तो उससे हमारे पास क्या आता है? होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। और यूजली आप इसको कैसे लिखते हो? देखो, ए ए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यूजली इट इज रिटन एज दिस एरो। हाफ एरो लगाना है, फुल एरो तो ऐसा होता है ना, फुल नहीं लगाना आपने, हाफ एरो लगाना है, सिर्फ एक पार्ट लगाना है, ऊपर वाला नीचे वाला नहीं लगाना। तो इट इज रिटन और डिनोटेड बाय फिश एरो। केमिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं? फिश एरो। दिस इज डिनोटेड बाय फिश एरो, ठीक है। और जहां पे भी फिश एरो लगा होगा, इट इज इंडिकेटेड, इट इज होमोलिटिक क्लीवेज। यहाँ पे क्या बन गया? होमोलिटिक क्लीवेज। ओके, this species where odd electron is there, it is known as free radical species. क्या बोलोगे उसको? फ्री रेडिकल स्पीसीज। अब नेक्स्ट चीज जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आती है वो ये है कि जो हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज होगी वो कहाँ होगी? होमोलिटिक क्लीवेज हमारे पास आती है, अगर क्लास डिस्कनेक्ट होगी 10 मिनट में तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। हेट्रोलिटिक क्लीवेज जो हमारे पास है, पहली बात, कौन से सॉल्वेंट डालें? प्लीज एवरीवन टेल मी। कौन से सॉल्वेंट डालने पड़ेंगे यहाँ पे जो इस क्लीवेज को फेवर करेंगे? पोलर या नॉन पोलर? वेरी गुड। क्योंकि यहाँ, जहां एक चीज याद रखो जो नहीं बोल रहे, कंफ्यूजन हो रही है, जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव वाला ही सॉल्वेंट डालना पड़ेगा। और यस, पॉजिटिव नेगेटिव होता है पोलर वाला, और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव वाला कोई केस ही नहीं है, तो हमें चाहिए यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट। इट फेवर्स वाला। यस, नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर होमोलिटिक क्लीवेज। सेकंड, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कंडीशन पे भी ये बॉन्ड टूटता है। आपने बहुत बार ये रिएक्शन पढ़ी होगी, चेन इनिशिएशन, चेन टर्मिनेशन स्टेप Cl का, जहां पे Cl रेडिकल, Cl रेडिकल ऐसे, और यहाँ पे H म्यू लिखा होता है, या फिर बुक्स में एक ट्रायंगल सी बनी होती है। बोथ ऑफ दीज मीन्स कि हमें H म्यू मीन्स एनर्जी देनी पड़ रही है, ट्रायंगल का मतलब हीट करना पड़ रहा है उसको, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर पे कभी ये रिएक्शन नहीं होगी। या फिर कई बार आपके पास लिखा हुआ मिलेगा आपको कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, लैब में ये कंडीशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी ये रिएक्शन हो जाती है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी इसको फेवर करती है। या फिर कई जगह पे आपने देखा होगा कि पर ऑक्साइड भी लिखा होता है, कि अगर पर ऑक्साइड लगा दो, एरो के ऊपर लिखा होगा, तो ये फटाफट रेडिकल बन जाते हैं। तो रेडिकल इनिशिएटर अगर आप डाल दो, जैसे आप कैटालिस्ट डालते हो, वैसे ही रेडिकल इनिशिएटर अगर आप डालते हो तो भी आपके पास रेडिकल बन जाते हैं 1 मिनट में। क्लियर? Yes, ma'am. This is all about homolytic and heterolytic cleavage. Hetero as a name indicate, दोनों सेम नहीं होंगे। सेम नहीं होंगे तो दोनों के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की नहीं जाएगी। इक्वल नहीं जाएगी तो क्या होगा? या तो दोनों इलेक्ट्रॉन ए ले लेगा, या दोनों इलेक्ट्रॉन क्या ले लेगा? बी ले लेगा। या तो ए केटायन और बी एनायन, ऐसी कंडीशन हो सकती है, या फिर ए एनायन बन जाए और बी केटायन बन जाए। जिसकी पावर ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी, वैसे हमारे पास केस बन सकते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज में हमारे पास क्या होता है? दोनों के पास, होमो मीन्स सेम, सेम, लिटिक मीन्स तोड़ने के बाद जो आएगा, और तोड़ने के बाद क्या आना है? एक बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों के पास क्या होगा? सेम जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन। एंड यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज फेवरेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स।
और इसके लिए आपको हमेशा हाई टेम्परेचर की जरूरत होगी, या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की जरूरत होगी, या फिर आप कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, या ट्रायंगल के ऊपर जहां पे भी एरो लगा होगा, ठीक है, एरो के ऊपर जो ट्रायंगल बनी होगी, इट मींस कि आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो वहां पे, या फिर कोई भी रेडिकल इनिशिएटर डाल दो कि रिएक्शन बड़ी फास्टली हमारे पास रेडिकल बन के एट द एंड प्रोडक्ट दे दे। तो दिस इज ऑल अबाउट बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, नेक्स्ट है जो सेकंड फैक्टर है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह पढ़ोगे, टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, और वहां पे हमारे पास दो तरह के अटैकिंग रिएजेंट होते हैं। वी आर हैविंग इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकेंडली वी आर हैविंग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, जो बच्चे न्यूक्लियोफाइल के ऊपर ऐसे लगा देते हैं ना लिखते टाइम, वो गलत है। नेगेटिव कभी नहीं लगाना ऐसे, या इलेक्ट्रोफाइल लिखते हो तो वहां ई के ऊपर पॉजिटिव लगा देते हो, वो भी गलत है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपकी बुक में कहीं पे लिखी भी हो, शायद बीएससी की बुक में मैंने देखा है ऐसे मेंशन्ड है, तो वो गलत चीज है। क्यों है अब आप खुद देखना आगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स को आप इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हो, एंड इट इज, यहां से हमारे पास दो चीजें आती हैं, देखो, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक। इलेक्ट्रो से क्या आया, इलेक्ट्रॉन, फिलिक मींस लविंग। ऐसे रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन के साथ जिनका लव है, जिसके साथ उनकी अट्रैक्शन है, दैट रिएजेंट्स आर नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। कहीं पे भी मैंने ये नहीं मेंशन किया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि वो डेफिनेशन गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने आंसर देना है वो यही है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है ये। इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब जिनके पास, कौन जाएगा इलेक्ट्रॉन के पास, जिनके पास खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब जिनके ऊपर डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। द स्पीसीज विच आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। अब देखो, मान लो कि मैं केस लेती हूं जैसे H पॉजिटिव, उसके बाद मैंने लिख दिया SO3H पॉजिटिव, फिर ले लो आप NO पॉजिटिव, नेक्स्ट आई एम राइटिंग NO2 पॉजिटिव, ठीक है, देन वी आर गोइंग टू टेक RCOO पॉजिटिव। ठीक है, तो दीज आर द पॉजिटिव स्पीसीज। पॉजिटिव का क्या मतलब था, पॉजिटिव का क्या मतलब है, प्लीज बताओ। हेलो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यस, पॉजिटिव का मतलब कि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, कहीं भी कर दिया हो पर इसने इलेक्ट्रॉन को निकाला है, तभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। अगर इसने अपने हिस्से के इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, डेफिशिएंट हो गए। तो डेफिशिएंट हैं, तो डेफिनेशन क्या थी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो आपके पास दो तरह के स्पीसीज हो सकते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। और अब एक चीज और देखो, BF3, AlCl3, all Lewis acid, ZnCl2, FeCl3, BeCl2, ठीक है। तो इन सभी में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्टेट पूरा नहीं होता इनका, ठीक है, तो ये डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन्स में। तो डेफिशिएंट हैं तो क्या हो गए, इलेक्ट्रोफाइल, बट दे आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स हैं ये, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है आपको। Yes, ma'am. ओके, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी दे आर इलेक्ट्रोफाइल। एज द नेम इंडिकेट, नेम से ही मैंने तोड़ के लिखा है, मैंने कुछ नई चीज नहीं लिखी, ठीक है।
नेम ही हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन, फिलिक मींस लविंग, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जिनका प्यार है इलेक्ट्रॉन से, दे आर इलेक्ट्रोफिलिक। मींस उनके ऊपर खुद में डेफिशिएंसी होगी, तो डेफिशिएंट स्पीसीज जो होंगी इलेक्ट्रॉन्स में, दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स। जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि मैंने आपको लिख के दिखाई दिया कि दे मे बी पॉजिटिवली चार्ज बट दे मे हैव न्यूट्रल इन नेचर। तो हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स एज वेल एज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लियर? प्लीज बता दो सभी Yes, क्लियर ma'am. है? अभी 1 मिनट के बाद ये क्लास डिस्कनेक्ट होगी, तो हम आगे न्यूक्लियोफाइल दोबारा उस क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपने याद रखना है, कोई भी आपके वाइवा के क्वेश्चन, मेरे यूनिवर्सिटी में मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एमएससी का बच्चा भी ये बताता है कि अगर आप पूछोगे ना कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या है, फटाफट से सीधा आंसर, मैम जो पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज हैं वो इलेक्ट्रोफाइल है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जी वो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये भी है, पर दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन। एग्जामिनर क्या करता है, साथ के साथ में 0 नंबर दे देती हूँ। क्यों देती हूँ? क्योंकि ये डेफिनेशन ही गलत है। ये पॉजिटिव चार्ज में भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। आपने आंसर देना है कि जो डेफिशिएंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स में वो इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द क्लास अगेन। प्लीज सभी एक बार दोबारा क्लास को ज्वाइन कर लें। Okay. ओके